नमस्कार। ये महज एक चुनावी नतीजा नहीं है। ये बिहार के 102 कुचाईकोट विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत और डेटा के जरिए बुनी गई एक प्रामाणिक कहानी है। एक ऐसा क्षेत्र जहां की राजनीति केवल चेहरों से नहीं बल्कि जमीन की गहराई में छिपे समीकरणों से तय होती है। एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहां उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था और उन कठोर आंकड़ों का अध्ययन करना है जो इस क्षेत्र का वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। कुचाईकोट की इस कहानी को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले यहाँ की मिट्टी, यहाँ के मौसम और आजीविका के संघर्ष से जुड़ना होगा। यह क्षेत्र एक भीषण कृषि संकट और बहुत ही कठिन भौगोलिक वास्तविकता का सामना कर रहा है। यहाँ की राजनीति को बंद कमरों से नहीं बल्कि खेतों में पसीना बहाते किसानों की आंखों से देखना होगा। यह वह जमीन है जहाँ जीवन एक अनवरत संघर्ष है और यही रोजमर्रा का संघर्ष मतदान के दिन एक बहुत ही निर्णायक दिशा ले लेता है। जरा इस 38% के आंकड़े पर गौर करें। यह संख्या विचलित करने वाली है। ये केवल 1% नहीं है। ये गंडक नदी की बाढ़ के कुप्रबंधन की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत है। यह कुचाईकोट से पलायन करने वाले कामकाजी वर्ग का आंकड़ा है। हर साल गंडक नदी का पानी घरों और खेतों को बर्बाद करता है और नतीजतन 38% श्रमिक अपनी आजीविका के लिए अपनी जड़ों को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। यह कोई प्राकृतिक नीति नहीं है, यह सीधे तौर पर एक नीतिगत विफलता का प्रमाण है। और यह मौन आपातकाल यहीं नहीं रुकता। एक तरफ सिधवलिया स्थित भारत शुगर मिल के संचालन में आने वाली बाधाएं किसानों की आय को लगातार कमजोर कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बुनियादी स्वास्थ्य मैट्रिक्स हेल्थ मैट्रिक्स का हाल और भी चिंताजनक है। NFHS 5 के स्पष्ट आंकड़ों के अनुसार यहां 34% बच्चों का विकास अवरुद्ध है, यानी स्टंटिंग का शिकार है, और 56% बच्चे गंभीर एनीमिया से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ गरीबी का सूचकांक नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का शारीरिक और आर्थिक ह्रास है जिसे तुरंत रोकना आवश्यक है। इन कठोर जमीनी सच्चाइयों का विश्लेषण करते हुए हमारे लिए कुछ पल रुककर भारत के संवैधानिक मूल्यों को याद रखना नितांत आवश्यक है। एक परिपक्व लोकतंत्र में चुनाव केवल जीत और हार का गणित नहीं होते, वे जनता के अधिकारों और उनकी गरिमा का सर्वोच्च सम्मान है। सार्वजनिक संवाद हमेशा तथ्यों पर आधारित, जिम्मेदारी से भरा और हर नागरिक के सम्मान को बरकरार रखने वाला होना चाहिए। बिना ठोस जानकारी और सत्यनिष्ठा के राजनीतिक विमर्श अपनी गरिमा खो देता है। एक सूचित मतदाता ही सशक्त लोकतंत्र की नींव है। इसी जिम्मेदारी और संदर्भ के साथ जब हम 2025 के चुनावी मैदान के आंकड़ों को देखते हैं तो सबसे प्रमुख संख्या जो उभर कर आती है वो है 67.31% मतदान। ये कोई सामान्य टर्नआउट नहीं है, ये एक ऐतिहासिक उछाल है। ये जमीनी स्तर पर हुई एक बहुत ही गहन लामबंदी और तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण का स्पष्ट संकेत है। जब मतदाता इतनी बड़ी संख्या में बाहर आता है तो इसका सीधा अर्थ है कि हर एक वोट को बेहद आक्रामकता और सटीक माइक्रो मैनेजमेंट के साथ पोलिंग बूथ तक पहुंचाया गया है। इस भारी मतदान के बीच जो जीत का निर्णायक पैमाना साबित हुआ वो है 50.21%। ये जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के निर्वर्तमान उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार पांडे के पक्ष में गया वोट शेयर है। ये आंकड़ा दिखाता है कि कैसे एक उम्मीदवार ने, लेकिन विश्लेषणात्मक दृष्टि से जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो है जीत का ये अंतर 12.13%, जो कि कुल 24,491 वोटों के बराबर है। ये एक ठोस गणितीय दीवार है जिससे विपक्ष भिड़ने में पूरी तरह से विफल रहा। 24,000 से अधिक वोटों की ये गहरी खाई रातों रात नहीं बनती। ये एक मजबूत और व्यवस्थित प्रणालीगत पकड़ का सीधा परिणाम है जिसे तोड़ना एक सामान्य अभियान के बस की बात नहीं है। अगर इस चुनावी लड़ाई की प्रणालीगत संरचना को खोलकर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ हमारे पास सत्ताधारी दल का मजबूत तंत्र है जो ब्राह्मण वर्चस्व और संसाधनों के बल पर एक स्थानीय जागीर की तरह काम करता है और जिसे युवा और महिला मतदाताओं का भी रणनीतिक साथ मिला है। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की संरचनात्मक कमियां हैं। महागठबंधन MGB अपने चरम पर तो पहुंचा, लेकिन उनका ढांचा इतना लचीला नहीं था कि वे अति पिछड़ा वर्ग EBC और अनुसूचित जाति के बीच वो आवश्यक पैठ बना सके जो इस अंतर को पाट सके। आइए अब उम्मीदवारों की प्रोफाइल को आंकड़ों की कसौटी पर कसें। विपक्ष के उम्मीदवार 55 वर्ष के हैं, 10वीं पास हैं और आज के डिजिटल एवं आकांक्षी युवाओं से उनका जुड़ाव कमजोर दिखता है। उन्होंने 38.08% वोट हासिल कर अपने गठबंधन की अधिकतम सीमा को छू लिया। वहीं दूसरी तरफ निर्वर्तमान विधायक की घोषित संपत्ति 11.12 करोड़ रुपए है।
जब तक विपक्ष 12.33% अनुसूचित जाति आबादी और अति पिछड़े वर्गों के बीच माइक्रो टारगेटिंग के जरिए अपनी पकड़ मजबूत नहीं बनाता, तब तक इस 38% की दीवार को तोड़ना व्यावहारिक रूप से असंभव है। अब हम पिछले 3 चुनावों की ऐतिहासिक स्मृति को मैप करते हैं, 2015, 2020 और 2025। सत्ता विरोधी लहरों के तमाम दावों के बावजूद ये किला अजेय रहा है। 2020 में जीत का अंतर महज 2.14% था, जो 2025 में बढ़कर 12.13% हो गया। विधायक ने अपनी स्थानीय ब्रांडिंग को राज्य स्तर की सत्ता विरोधी लहर से पूरी तरह अलग कर लिया है। यह एक ऐसी इनकम्बेंसी है जो राजनीतिक गठबंधन बदलने के बावजूद अपनी जगह पर अडिग है। इस चार्ट पे ध्यान दें, 2020 में मतदान 55.85% था, जो 2025 में छलांग लगाकर 67.31% हो गया। इसके साथ ही दोनों प्रमुख दलों के वोट शेयर में भी वृद्धि हुई है। इसका रणनीतिक अर्थ क्या है? इसका सीधा अर्थ है कि निर्दलीय और तीसरे मोर्चे के वोट बैंक पूरी तरह से ढह चुके हैं। यहां का चुनाव अब पूरी तरह से 2 ध्रुवों में बढ़ चुका है, जहां कोई भी मध्य मार्ग नहीं बचा है। हर वोट किसी न किसी खेमे में जा चुका है। राजनीतिक गणित और हार जीत के इस चक्र से बाहर निकलकर अब बात करते हैं द ब्लूप्रिंट की, यानी गवर्नेंस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI। चुनाव के बाद का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। जनता के वोट को एक निवेश की तरह देखा जाना चाहिए और नागरिकों को उस निवेश पर वास्तविक रिटर्न मिलना ही चाहिए। असली सवाल यह है कि इस राजनीतिक जनादेश के बाद जमीन पर क्या बुनियादी बदलाव आएगा? नीतियां लोगों के जीवन को कैसे छुएंगी? शासन को सुधारने के लिए ये 3 ठोस और कार्रवाई योग्य कदम अत्यंत आवश्यक है। पहला, बाढ़ प्रभावित सभी बूथों की संपूर्ण डिजिटल GIS मैपिंग होनी चाहिए ताकि राहत कार्य सटीक हो। दूसरा, 63% महिलाएं जो गंभीर एनीमिया का शिकार हैं, उन्हें लक्षित करते हुए महिला स्वास्थ्य वकालत समूहों की तैनाती होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य घाटा है। और तीसरा, जनता की शिकायतों को ट्रैक करने के लिए एक 18 घंटे काम करने वाला डिजिटल वॉर रूम बनाना, ताकि सर्विस लेवल एग्रीमेंट और जनता के विश्वास को जमीन पर बहाल किया जा सके। किसी भी प्रभावी रणनीति को जमीनी हकीकत को एक स्पष्ट विमर्श में बदलना होता है। 14.10% मुस्लिम और 12.00% यादव वोट बैंक के बीच सुचारू समन्वय बेहद जरूरी है। इसके साथ ही अपराध मुक्त कुचाय कोड जैसे अभियान और जमीन पर कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी का कड़ाई से फैक्ट चेक करना आवश्यक है। तभी सुशासन के दावों की वास्तविक सच्चाई जनता के सामने आ पाएगी और एक तार्किक राजनीतिक बहस जन्म लेगी जो सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित होगी। यहां एक बहुत ही शांत लेकिन गंभीर चेतावनी छिपी है। जब एक तरफ युवा बेरोजगारी, कुपोषण और 38% पलायन का सामना कर रहा हो और दूसरी तरफ निर्वर्तमान सत्ता की संपत्ति करोड़ों में हो, तो ये दृश्यमान विसंगति किसी भी तार्किक फिल्टर को पार कर जाती है। भविष्य में ये युवाओं के भीतर एक गहरे और हिंसक सत्ता विरोधी गुस्से को जन्म दे सकती है। इस सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता को नजरअंदाज करना किसी भी नेतृत्व के लिए भारी भूल होगी। तो कुचाय कोड का भविष्य क्या हो सकता है? यदि व्यक्ति आधारित राजनीति को हटाकर एक सटीक, डेटा संचालित और जन कल्याणकारी रणनीति लागू की जाए, तो इस क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। ये एक ऐसा विजन है जहां राजनीतिक जागीरों को ध्वस्त कर एक वास्तविक सामाजिक और आर्थिक उत्थान की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। कुचाय कोड को सिर्फ मतदाताओं के एक समूह के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रगतिशील और आकांक्षी समाज के रूप में विकसित होना होगा। इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले शासन और रणनीति के एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक लंगर को स्थापित करना आवश्यक है। वह है नागरिकों की निजता और डेटा सुरक्षा। कोई भी मतदाता आउटरीच, डेटा मैपिंग या जमीनी रणनीति भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP ढांचे और नागरिकों की सहमति के सख्त अनुपालन में ही होनी चाहिए। हमारा काम प्रवृत्तियों और व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है। चुनावी रणनीति के नाम पर नागरिकों की निजता का हनन स्वीकार्य नहीं है। निजता एक मौलिक अधिकार है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at ngr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.